जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल मैथ्स से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं। बेसिक मैथ्स में हम आज क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आपको 3 नंबर दिए। चेक वेदर 749 एंड 343 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन और नॉट। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ये वो कह रहे हैं, मतलब पूछ रहे हैं, है ना, कि ये जो 3 नंबर हैं ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं, यानी वित्तानुपात में है या नहीं। एक तो ये बात वो बोल नहीं रहा है कि हैं, हमें चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में विच रेशो इज ग्रेटर 8:7 एंड और 9:8, यानी कि हमको ये बताना है या हमको चेक करना है कि 8/7 और 9/8 में बड़ा कौन सा है, यानी कि ग्रेटर कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी पिछले वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन भी करा था, है ना, तो उसकी मदद से या उस जैसे आप समझ के इसको भी कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, क्योंकि हमने लिखा भी है सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा था कि प्रोपोर्शन में क्या होता है। आज हम देखेंगे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको इसका जो बेस है वो समझा देता हूँ। इसका बेस क्या है, पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मान लो कि 3 नंबर ए बी सी है ना, अगर 3 नंबर ए बी सी हमारे किस में है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है प्यारे बच्चों, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में अगर 3 नंबर हमारे हैं तो उसको लिखने का जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले ये समझना जरूरी है। तो आप देखिए, मान लीजिए ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो रूल ये कहता है कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, A:B और प्रोपोर्शन फिर B:C। ठीक है, इस ढंग से लिखा जाता है ना। अगर आपको कोई कंडीशन भी दी जाए तो आप समझ जाना कि 3 नंबर अगर ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में तो ऐसे लिखे जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है वो भी देख लीजिए आप। इसको सॉल्व करने का तरीका ये A/B आएगा, और जब ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो समानुपाती बोलते हैं, ये प्रोपोर्शन का साइन हटता है तो यहाँ आएगा B/C। प्यारे बच्चों, जैसे पहले करा था ना हमने पिछले वीडियो में, वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। C का A में इंटू होगा तो A/C लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इक्वल की जगह इक्वल है, B का B में इंटू होगा तो क्या होगा, B/B लिखा जाएगा। जिसको आप प्यारे बच्चों, है ना, इसको चाहें तो आप B² भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको आप B² भी लिख सकते हैं। अब आप चाहें तो B² = AC लिख सकते हैं ना, यहाँ लिख सकते हैं B² = AC, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हमने ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया कि जब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं और बोला जाता है कि अगर 3 नंबर ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, यानी कि वित्तानुपात में है, तो उसकी कंडीशन क्या बनेगी, तो वहां पर जनरली ऐसा होता है B² = AC। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम ऐसे इस ऑप्शन को देख लेंगे, उस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो हमने आपको बेस बताया। अच्छा, इसमें भी एक बात देखिए, इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है, अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, है ना, ये ABC है ना, तो A और C जो है एक्सट्रीम एलिमेंट है, मतलब बाहरी एलिमेंट है, और जो B है वो मिडिल एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट इक्वल्स टू क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल एलिमेंट, जैसे पहले हुआ था पिछली वाली वीडियो में आपने देखा था, उसी तरह का पैटर्न है। बस लिखने का तरीका समझ लीजिए। वहां पर 4 अंक थे, 4 डिजिट थी, यहाँ पर आपके कितने हैं, ABC 3 एलिमेंट दिए हैं। 3 एलिमेंट अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे तो वो ऐसे लिखे जाएंगे, ऐसे हम इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, कंडीशन हमारी यहाँ पर आके ये बनेगी। अब समय आता है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जिसमें हमको A ये दिया है, B ये दिया है, C ये दिया है, हमें चेक करना है। ये बोल नहीं रहे कि होगा ऐसा, हमें चेक करना है कि ये वित्तानुपात में यानी कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही बोल दिया था कि क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, ये हमने इसको आपको बेस समझा दिया। अब हमें देखो, हम मान लेंगे कि 7, 49, 343 ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में होंगे। हम अगर ऐसा मान लेंगे, अगर ये हैं तो ये कंडीशन लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, लेट इफ पॉसिबल, है ना, यदि संभव हो तो मान लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल, क्या नंबर है हमारे पास, 7, 49, 343, है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन यानी कि वित्तानुपात में। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको वित्तानुपात बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है साहब, अब हमने ये पता कर लिया, मतलब हमने ये मान लिया कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो कंडीशन क्या बनेगी
कंडीशन आप देख ही पा रहे होंगे, कंडीशन कैसी बनेगी, यहाँ आप देख लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी, तो कैसे लिखेंगे इसको, 7:49, ठीक है, फिर प्रोपोर्शन आएगा, फिर कितना आएगा 49, फिर इस टू 343, ऐसा बनेगा। ये देख लिया, आप कंपेरिजन कर सकते हैं चाहे तो आपने क्या देखा था इस तरह के क्वेश्चन में कि जो 3 नंबर है ना, ये जो 3 नंबर है ए बी सी, यानी कि जो इनके एक्सट्रीम एलिमेंट का जो इंटू होता है वो मिडिल एलिमेंट के इंटू के इक्वल आ जाता है, यानी इन दोनों का इंटू करें, ठीक है, और वो इसका इसी में इंटू करने के बराबर आ जाता है, तो हमारा काम बड़ी आसानी से होता है। तो हम क्या बोलेंगे, आपको समझाने के लिए मैं एक बार एक काम करते हैं, मान लो ये ए की वैल्यू हमारे पास 7 है, बी की वैल्यू कितनी है 49 और सी की वैल्यू कितनी है 343, ये हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या होगा, प्रोडक्ट निकालेंगे ना, रूल के अकॉर्डिंग बात करें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट है ना, एक्सट्रीम टर्म्स है ना, एलिमेंट ना बोल के टर्म्स बोलते हैं अपन, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म बोले तो क्या होगा, एक्सट्रीम में क्या है ए बी सी, तो ए इंटू सी करना है, तो कितना आएगा 7 × 343, आप इनका इंटू करेंगे कितना आएगा प्यारे बच्चों 2401 आएगा, ठीक है, इनका इंटू कर लेंगे आप। अब आप क्या करेंगे, मिडिल क्या है बी है, तो मिडिल टर्म बी है, तो बी का बी में ही 2 बार इंटू होगा, बी का बी में इंटू करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। प्यारे बच्चों बताइए क्या है, 49 है ना, तो 49 का 49 में इंटू करें अपन, 49 का 49 में इंटू करें कितना आएगा 2401, तो देखिए ये और ये दोनों इक्वल आ गए, या यूं कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया, ठीक है प्यारे बच्चे, ऐसा भी कह सकते हैं, बी स्क्वायर क्या था, ये बी स्क्वायर है, यानी बी का बी में इंटू हुआ और इक्वल टू कितना ए सी, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। तो ये कंडीशन जो आपने यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से समझा है यहाँ पर, मतलब फार्मूले के द्वारा कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो प्यारे बच्चों ये ए है, ये बी है और ये सी, तो बी स्क्वायर मतलब बी का बी में इंटू करा, ये देखिए किसके इक्वल आ गया ए सी, मतलब ए और सी के इंटू के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ ये 3 जो नंबर दिए हमको 7, 49, 343, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। अब एग्जाम में आपको क्या लिखना रहेगा, आपको इतना लिखना रहेगा प्यारे बच्चों, इट इज क्लियर दैट, है ना, इट इज क्लियर दैट, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या है 7, 49, 343 आर इन कंटिन्यूड, है ना, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, यानी कि ये वित्तानुपात में है, ये जो नंबर हैं ये हमको वित्तानुपात में दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो तो बेटा हो गया बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो बहुत छोटा क्वेश्चन है और हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे एलसीएम की मदद से। हमको बताना है इन दोनों में से बड़ा कौन है, यहाँ लिखा ना विच रेशो इज ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर, मतलब हमको बताना है इन दोनों बड़ा कौन सा है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम ये करेंगे कि अब हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन, है ना, ठीक है, यहाँ आ जाएंगे हम, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। हम देखना चाह रहे हैं कैसे निकलता है, हमको ये दिया है, ये दिया है, तो हम क्या लिखेंगे गिवन, है ना, हमको क्या दिया है वो लिख देंगे गिवन, हमको दिया है 8:7, आप अच्छे तरीके जानते हैं 8:7 का मतलब 8/7 है, वो कितना हो जाएगा ये 8/7, है ना। उसके बाद एंड हमको क्या दिया है 9:8, कितना दिया है 9:8, यानी कि इसका मतलब कितना है 9/8। अब हमें यह बताना है कि दोनों में बड़ा कौन सा है, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ही बताया था, ऐसा नहीं करना अपन को कि 8 को 7 से डिवाइड कर दो जो आएगा लिख लो, उस 9 को 8 से डिवाइड कर दो जो आएगा लिख लो, ऐसा नहीं करना है। हमको यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मेथड को समझना है कि हम उसको लॉन्ग टर्म मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसका बेस समझना है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, डायरेक्ट डिवाइड करके नहीं करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम 7 और 8 इसका एलसीएम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे 7 और 8 का एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम, है ना, एलसीएम ऑफ 7, 8 ये निकालना है, तो कितना होगा 7 और 8 का इंटू कर दो, कितना आएगा 56 आएगा, ठीक है। एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका बताया हमने, जब हम एलसीएम वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको एलसीएम कैसे निकाला जाता है वही बताएंगे। अभी हम ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट कैसे निकालें, 7 और 8 का इंटू कर दिया तो कितना आ गया 56 आ गया। अब इस नंबर को आप लेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ, है ना,
यहाँ लिखेंगे नाउ और इम्प्लाई लगा देंगे प्यारे बच्चों। अब 8/7 लिखोगे आप, यहाँ पर लिख दिया आपने 8/7। प्यारे बच्चों रूल ये कहता है कि हमें ये वाला जो नंबर है, ये एलसीएम आया है हमारा, वो यहाँ पर जो हर है, यानी हर मतलब क्या, या इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर, यानी ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमको 56 बनाना है। तो 7 में कितने का इंटू करें कि 56 आ जाए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं 7 में 8 का इंटू करेंगे तभी 56 आएगा, लिख दिया आपने। लेकिन मैथ्स का जो रूल है वो कहता है बैलेंस करने वाला। हमने यहाँ पर 8 का इंटू कर दिया, ऐसे मन से नहीं कर सकते, हमको ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। तो 8 तो पहले था, इसमें 8 का इंटू कर दिया। देखिए अगर इसको इससे कैंसिल कर दे तो वापस फिर से 8/7 आ जाएगा, मतलब बैलेंस हो गया हमारा। अब इनका इंटू कर लो आप, कितना होगा, 64 आएगा, है ना। यहाँ पर 64, यहाँ पर कितना आएगा, 56। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने कर लिया। अभी आपने इसको कर लिया, अब इसको भी करेंगे, कितना होगा, एंड, है ना, ये कितना है, 9/8 है। अब आपको डिनोमिनेटर में, यानी कि जो आपको हर दिया है, यहाँ पर इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। यहाँ पर आपको, यहाँ पर 8 है, तो 8 में 7 का इंटू कर देंगे तभी 56 आ पाएगा। 8 में 7 का इंटू करेंगे तो मतलब यहाँ पर 9 जो है, इस 9 में भी हमें 7 का इंटू करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। देखिए आप 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो वापस फिर से 9/8 आ जाएगा। और आप इसका इंटू कर लो, कितना हो गया, 63 और अपान में 56। प्यारे बच्चों जब ऐसा कर लेते हैं तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाए तो उसका जो अंश है, यानी कि न्यूमरेटर को देखो, 64 और 63 को देखिए आप, तो कौन सा बड़ा है प्यारे बच्चों, 64 बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि 8/7 बड़ा है 9/8 से। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, है ना, देयरफॉर करके, या इट इज क्लियर दैट करके, इट इज क्लियर दैट, यानी कि 8:7 इज ग्रेटर देन 9:8, यानी कि 8/7 बड़ा है 9/8 से। ये हमने कैसे बताया, इस मेथड से बताया कि 64 बड़ा है 63 से। इसका मतलब ये है कि ये वाला, ये जो फ्रैक्शन दिया है, ये भिन्न दिया है, ये वाली भिन्न इस भिन्न से बड़ी। तो क्या लिख देंगे आप, ये लिख देंगे 8/7 इज ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये बड़ा है तो ये निशान ऐसा बनेगा ना, 8/7 इज ग्रेटर देन 9/8, ऐसा हम लिख देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपने 2 क्वेश्चन बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से देखे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी, पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन में जो हम बेसिक चीज़ें आपको बता रहे हैं ये बहुत काम आएंगी। जैसे कि आपको यहाँ बताया था ABC कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो इसकी कंडीशन क्या होती है, ये होता है। इस तरह से रेशो वाले क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करा जाता है। जब आप कोई चीज़ डिस्क्रिप्टिव में देख लेते हो, यानी कि लॉन्ग टर्म मेथड में देख लेते हो, तो वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है और इससे आपको काफ़ी फायदा भी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।